बुकी मैच करते ना बाबा। आईसीआई मॉडल का चैप्टर नंबर 4 जो हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 3A एंड 3B है ना, उसको अपन कंपेयर करेंगे। हमारे जो नोट्स है ना उसमें हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 4 जो आईसीआई के मॉडल का है, मॉर्टेलिटी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसको हमने डिवाइड किया है। हमने उसको तोड़ के हमने क्या किया है, 3A जो बनाया ना वो मॉर्टेलिटी एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में बनाया है, एंड 3B जो बनाया ना वो इंटरनल कंट्रोल के बारे में बनाया है। अब हमने क्या किया है, लॉजिकल फ्लो के लिए हमने इसमें कुछ येसेस भी ऐड किए हैं। जैसे 3A में हमने 320, 450, 315 एंड 330 ए से ऐड किए हैं, एंड 3B में तो तुम्हारे पास में येसेस 265 आ ही जाता है मॉडल के हिसाब से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, येसेस वाला कंटेंट है ना उसको साइड कर लो, येसेस वाला कंटेंट छोड़ दो, बाकी जो सारी चीज़ें है ना उसको मैच करते सबसे पहले 3A 3B दोनों चैप्टर क्या करेंगे, सबसे पहले आईसीआई के मॉडल के साथ में मैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 320, 450, 315 एंड तुम्हारा 330 है ना, ये सब छोड़ दो और सीधा एंड में आ जाओ रिस्क असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मटेरियलिटी वाला पोर्शन छोड़ दो, मटेरियलिटी मिसस्टेटमेंट 320 एंड 450 छोड़ दिया आपने, तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, रिस्क असेसमेंट के ऊपर पहुंच जाओगे। रिस्क असेसमेंट में तुमको समझेगा, ये मटेरियलिटी वाला पार्ट छोड़ दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड ऑडिट रिस्क कंपोनेंट्स, ये 2 पॉइंट्स है तुम्हारे मटेरियल में। यहाँ पे जो तुमको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम तुम्हारा थोड़ा सा नीचे आने के बाद में ये जो ऑडिट रिस्क एंड रॉमम है ना, यहाँ पे तुमको वही डायग्राम का जो मीनिंग है ना वो यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो ऑडिट रिस्क कंपोनेंट्स है ना, इनहरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, एंड उसके बाद में तुम्हारा डिटेक्शन रिस्क है। ये जो पॉइंट्स है ना ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ठीक है, ऑडिट रिस्क कंपोनेंट्स में इनहरेंट रिस्क का ये जो सीन है, कंट्रोल रिस्क यहाँ पे है, डिटेक्शन रिस्क का ये कॉलम है। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो भी लिखा है ना यहाँ पे, वो सारा चीज़ तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। ठीक है, रोमम कैसे बनता है, रिस्क कैसे बनता है, ये सारा चीज़ जो यहाँ पे है ना ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। उसके बाद में नीचे क्या है तुम्हारे पास में, उसके बाद में नीचे तुम्हारे पास में असर्शंस है। ठीक है, ये जो असर्शंस है ना तो तुमको यहाँ पे ऊपर जो हमने छोड़ा है ना, यहाँ पे तुमको असर्शंस ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी असर्शंस है ना ये सारे असर्शंस यहाँ पे कवर है। ठीक है, अब असर्शन तक तो हो गया हमारा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्या पॉइंट है हमारे पास में, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन चेक करेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास में इतने सारे पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो इतने सारे पॉइंट है ना उसको अपन ने क्या किया है, थोड़ा अच्छे से जो हमको याद हो जाए ना, इसी थोड़ा सीक्वेंस में, इसी उसको फॉर्मेट में हमने क्या किया है, फिट करके हमको याद होने के लिए हमने क्या किया है, उस पॉइंट्स को अच्छी तरीके से कवर किया है। पॉइंट सारे वही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आते हैं ना, यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इंडिकेटर्स। तो ये जो पॉइंट है ना ये तुम्हारा 1.5, यहाँ पे देखो इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। अब ये जो है ना ये तुम्हारा नॉर्मल है आईसीआई के मॉडल में। हमने क्या किया है, उसको याद रखने के लिए ना हमने क्या किया है, उसको अच्छी तरीके से हमने क्या किया है, उसको तोड़ तोड़ के अच्छे अच्छे बक्से में डाल दिया है। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजेक्शन को हमने क्या किया है, अलग अलग किया है, ताकि फिर से तुमको याद करने के लिए अच्छा हो जाए। फिर यहाँ पे जो तुमको इलस्ट्रेशन दिखता है ना, ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे है हमारे पास में, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। देखो ऑडिट के प्रोसीजर जो पॉइंट है ना ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये एमटीपी में 23 में आके गया है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच के बारे में। तो रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच है ना यहाँ पे है, ये जो तुम्हारा पूरा पैरा दिखता है ना, तुमको समझेगा नहीं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, तो इसी वजह से मैंने इसको क्या किया है, बस उसको हमने तोड़ के एक अच्छे से बाइफर्केशन किया है कि बेनिफिट्स ऑफ आरबीआई क्या होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है बट तुम पढ़ोगे तुमको समझेगा नहीं। तो बेनिफिट्स के बारे में, फाइनेंशियल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में ये चीज़ बात करता है, ये पूरा पैरा बात करता है। तो उसको हमने बस क्या किया है, अच्छे सीक्वेंस में डाल के रख दिया है। ठीक है, फिर ऑडिट रिस्क एनालिसिस के बारे में बात होती है, तो हमारे पास भी होती है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक एरर का है, एक फ्रॉड का है, तो हमारे पास में भी ये 2 पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद में जनरल स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट की जो बात आती है ना, तो ये देखो जनरल स्टेप्स इन कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट तुम्हारा मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में ये 3 पॉइंट एंड ये 3 पॉइंट आते हैं, तो वही 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट हमारे पास में भी है। फिर हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए होता है रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं ना तुम्हारे, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे रिस्क असेसमेंट में कवर हो जाएंगे तुम्हारे। फिर रिस्क रिस्पॉन्स के बारे में बात होती है, तो रिस्क रिस्पॉन्स में यहाँ पे जितने पॉइंट है ना वो तुम्हारे यहाँ पे रिस्क रिस्पॉन्स में कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, रिपोर्टिंग के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जितने पॉइंट है ना रिपोर्टिंग वाले, तो ये जो इम्पोर्टेंट वाला जो सीन है ना यहाँ पे तुम्हारा रिपोर्टिंग में कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा क्या कवर हो जाता है, रिस्क असेसमेंट तक
कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में अगर हम आगे जाके देखते हैं ना, तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, ये हमारे पास में कहाँ पे है, ये हमारे पास में चैप्टर 3B में है। 3B में ये कवर हो जाता है। तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल में देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सब जो भी है ना, ये पूरा हमने क्या किया है, यहाँ पे तुमको अच्छे अच्छे फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख पाते हो ना, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिफिनेशन क्या है 315 के हिसाब से। यहाँ पे तुमको दिखेंगे 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स तुमको यहाँ पे भी दिखेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाती है, उसको हमने बस क्या किया है, अच्छे फॉर्मेट में डाल के दिया है। फिर बात होती है नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। तो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे है तुम्हारा पॉइंट, वो पॉइंट मैच हो जाएगा। स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे है, वो तुम्हारा मैच हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 पॉइंट है। ये जो पूरा जो डायग्राम है ना, ये तुम्हारा कॉपी पेस्ट यहाँ पे दिख के आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास में इनहरेंट लिमिटेशंस होते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल होते हैं। तो हमारे बुक में भी इनहरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे। साथ में ये क्वेश्चन कब आया था, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट तुम्हारे पास में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये जो सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे। फिर बात होती है, सॉरी, ये एडुकेसी के है ना, ये एडुकेसी के पॉइंट्स है ना, ये एडुकेसी के पॉइंट्स यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे। फिर जो बात आती है तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट का, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स तुमको यहाँ पे मैच हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट है इंडिपेंडेंट चेक्स, वो भी तुम्हारा मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में ये जो कंपोनेंट्स है तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। उसके बाद में शुरू हो जाता है तुम्हारा एक एक कंपोनेंट। सबसे पहले बात आती है कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट यहाँ पे तुम्हारा जो सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, आपको जितना याद रखना है उसके हिसाब से ही मैंने उसको डिज़ाइन किया है, और आपको याद हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए, इसी हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। सारे पॉइंट अलग से रखे एंड बाकी सारा कंटेंट है ना, उसको अलग से रखा है। अगर आप पॉइंट भी याद करते हैं ना, तो अंदर आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन HR पॉलिसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगी। फिर उसके आगे का पॉइंट आता है एंटिटी रिस्क असेसमेंट एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। यहाँ पे जो तुमको ये सारे पॉइंट दिखेंगे ना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारे पॉइंट वही है जो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कंट्रोल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ तुम्हारा मैच हो जाएगा। इसमें देखो क्या क्या चीज़ आती है, परफॉर्मेंस रिव्यूज़, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। परफॉर्मेंस रिव्यूज, फिजिकल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। बस इसको मैंने अच्छे से किया है। जैसे यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग देखते हो ना, तो ये जो पूरा पैरा है ना SI के मॉडल में, उसको हमने क्या किया, एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल IT कंट्रोल में डिवाइड करके आपको ईजी करने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें। देखो ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे फिजिकल कंट्रोल में। तो चीज़ें वही है, बस इसको हमने क्या किया है, अच्छे से सॉर्ट आउट करके आपके लिए पेश किया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल देखोगे तुम, तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में ये जो तुम्हारा पूरा पैरा है ना, ये पैरा क्या बात करना चाहता है ना, ये मैंने समरी में बता दिया आपको। ठीक है, फिर बात आती है इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में। इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है ना, यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे वो 6 पॉइंट्स तुमको दिख के आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कंटेंट अभी तक तो सारा का सारा मैच हो रहा है। क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट तुमको अगेन यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। इसको हमने अलग किया है और बाकी सारा कंटेंट हमने अलग किया है। ठीक है, उसके बाद में जनरल कंडीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, इसको हमने क्या किया है, ये देखो ये जो कंटेंट है ना, वैसा का वैसा है। सारे पॉइंट है, 10 के 10 पॉइंट ऐसे के ऐसे है यहाँ पे। बस हमने क्या किया है, उसको याद रखने के लिए हमने क्या किया है, नाम में थोड़ा सा अलग करके टेबल फॉर्मेट में हमने उसको क्या किया है, अलग करके दिया है। ठीक है, फिर बात आती है इंटरनल ऑडिट के बारे में, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। उसके बाद में बात होती है तुम्हारा रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात होती है। ये जो तुम्हारा पैरा है ना, ये सारा पैरा मैंने इसमें डाल दिया है
एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके कि इसमें क्या क्या आता है, टेक्निक आता है, टाइमिंग आता है, बेनिफिट्स आता है। जैसे कि अगर आप देख पाओगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टू फॉर्मुलेट एंड टू लोकेट वाले 2 पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारे बेनिफिट्स के पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। ये लार्ज एंड ये 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट तुमको मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड कंट्रोल में दिख के आ जाएंगे। तो कंटेंट सारा वही है, बस उसका सॉर्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से हमने किया है, ठीक है। फिर ये सारे पॉइंट हो जाएंगे तुम्हारे। उसके बाद में ये देखो, ये जो 3 पॉइंट है ना तुम्हारे ABC करके, तो ये ABC 3 पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे मैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड इवेल्युएशन वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा यहाँ पे मैच हो जाएगा। इसमें देखो SOP, ये सारी चीज़ें ना, SOP वगैरह, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे मैच हो जाएंगे। कितने 6 पॉइंट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस कंट्रोल्स, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, ऊपर नीचे किए हमने बस, पॉइंट सारे वैसे के वैसे, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट सारे वही है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर बात आती है टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट्स। तो टेक्निक ऑफ इवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले क्वेश्चनायर आता है। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चनायर, चेकलिस्ट एंड फ्लो चार्ट, मैंने आपको बता दिया कि ये 3 चीज़ें इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। ओवरव्यू दिया, उसके बाद में क्वेश्चनायर को उठाएंगे। क्वेश्चनायर में यहाँ पे तुमको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। अल्टीमेटली वो क्या कहना चाहता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चैलेंजेस, एड्रेसिंग चैलेंजेस, बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में ये जो इसके पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे तुम्हारा अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ क्वेश्चनायर, इसमें वो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। एंड उसके बाद में मैंने फ्रीक्वेंसी वाला भी चीज़ आपको बता दिया। तो क्वेश्चनायर हमने कुछ नहीं छोड़ा, वो तुम्हारा कवर हो जाता है। चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे तो देखो चेकलिस्ट हमने यहाँ पे बी वाला पॉइंट चेकलिस्ट में डाल दिया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं तुम्हारे। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे सेम क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में चेकलिस्ट वाला जो डिफरेंस है ना नीचे, डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये डिफरेंस तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। चेकलिस्ट के लिए तुमको इतना ही देखना है। फिर बात आती है फ्लो चार्ट के बारे में। सर ICI के मॉडल में ना फ्लो चार्ट हद से ज़्यादा उन्होंने दिया है, हालांकि वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये फ्लो चार्ट वाला सीन है ना, वो तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो फ्लो चार्ट में हमने बहुत बहुत सोच समझ के बहुत ही थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। कौन सा पार्ट यहाँ पे ऐड किया है, सबसे पहले फ्लो चार्ट के बारे में बात करी है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करी है। एंड ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये फ्लो चार्ट के बेनिफिट, ये तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखते हो ना, ऐसे तुमको डायरेक्टली नहीं समझेगा। अगर आप अच्छे से देखते हो ना, देखो नंबर ऑफ कॉपीज डॉक्यूमेंट रेज, तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है। ये सारी चीज़ें ना, यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन के बारे में बात होती है, चेकिंग ऑथराइजेशन, मैचिंग प्रोसीजर। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, बस तुमको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में करके दिया है, ताकि आप क्या करो, बस वो चीज़ को याद रखो और सेंटेंस तुम बना लोगे, ठीक है। सेंटेंस तुम बना लोगे। फिर यहाँ से जो चालू हो जाता है ना भाई साहब, ये 4-5 पेज से ना कुछ काम के नहीं है तुम्हारे। इसको बस तुम इग्नोर करके चलो, तो यहाँ तक हमने क्या किया है, बस इतना ही चीज़ ऐड करी है मेरे हिसाब से। बस इतनी चीज़ तुम क्या करो, इफेक्टिव फ्लो चार्ट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, बस इतनी चीज़ तुम समझ जाओगे तो तुम मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो बात आती है ना भाई, तुम्हारे कुछ काम की नहीं है। एक एग्जांपल लेके उन्होंने पूरा खींच के बता दिया है, तुमको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर बात आती है रिपोर्टिंग टू द क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। ये तुम्हारा 265, ऐसे 265 का जो पॉइंट है ना, यहाँ से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आता है लेटर ऑफ वीकनेस। ये जो लेटर ऑफ वीकनेस की बात आती है, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये सारा पॉइंट आ जाता है ऐसे 265 का। तो ऐसे 265 में अपन क्या करते हैं, देखो अगर ये तुमको ये 2 पॉइंट देखने हैं तो तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, ठीक है। और फिर तुम्हारा ये जो डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट है, तो डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। उससे हमने ऐड करके, हमने क्या क्या ऐड किया है, देखो यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज एंड तुम्हारा एग्जाम्पल जो है ना, ये 2 चीज़ हमने ऐड करी है। ये देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में भी आया है एंड तुम्हारा RTP में भी आया है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हमने प्रोनाउंसमेंट से एंड तुम्हारे सजेस्टेड आंसर दोनों पॉइंट पार्ट में से इसको हमने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। 330 तो हमने 3A में हमने देख लिया, हम देखेंगे उसको। तो 330 के बारे में बात छोड़ दो। उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा आखिरी वाला पॉइंट, फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल में तुम्हारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ काम की नहीं है ज़्यादा। तुमको कंट्रोल्स, ये जो पॉइंट है ना, तुमको ज़्यादातर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखना पड़ता है। और थ्योरी क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आएगा भी ना, तो तुमको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना होगा। तो जितना दिया है ना यहाँ पे, वो सारे पॉइंट टू द पॉइंट एकदम क्रक्स मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया है।
ठीक है। 17 बेसिक प्रिंसिपल से तुम्हारे पास जो हेड होते हैं, ये 5 हेड यहाँ पे दिए हैं। इसके अंदर का कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारा सेम सेम होता है ना, जो अभी हमने ऊपर देखा ना कंट्रोल एनवायरनमेंट, वो वाला सीन सेम सेम हो जाता है। तो इसको बस तुमको हेड वगैरह समझने होते हैं, ठीक है। फिर ये जो भी है तुम्हारे पास में, ये सारी चीज़ें देखो, गाइडेंस वाला तुम्हारा कोको का फ्रेमवर्क, कोबिट का फ्रेमवर्क आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, फिर डी एंड तुम्हारा उसके बाद में ई पॉइंट, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा चैप्टर खत्म। तो चैप्टर वाला सारा कंटेंट यहाँ पे हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, 265 भी हमने ऑलमोस्ट देख लिया, 2 क्वेश्चन बस हमने ऐड किए हैं। अब अपन क्या करेंगे, हमने जो 3A में जो हमने एसेज ऐड किए ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन चेक करने की कोशिश करते। 3A में जो हमने एसेज ऐड किए ना, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना, ऐसे 330 के बारे में बात करेंगे, ऐसे 330 के बारे में, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे ये ऊपर ऐसे 330, ठीक है। ये देखो ऐसे 330 यहाँ पे आ गया। तो अभी हमने ऊपर देखा था ऐसे 330 कहाँ पे गया, फ्रेमवर्क के जस्ट ऊपर है, ठीक है, फ्रेमवर्क के जस्ट ऊपर है। तो 330 एंड 315 जो है ना, तुमने ज़्यादा ध्यान देके चलने की जरूरत नहीं है। 330 में जितना मॉडल वाला कंटेंट है ना, उतना ही कंटेंट अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मॉडल में जितना कंटेंट है ना, देखो अगर 330 में जो ये चीज़ है ना, कंसिडरेशंस एंड ए एंड बी पॉइंट, तो तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा ए एंड बी पॉइंट। उसके बाद में मैंने बस एक क्वेश्चन ऐड किया है जो आरटीपी में आया है, फैक्टर्स दैट में रीटेस्ट कंट्रोल्स, ठीक है, यहाँ पे नहीं है ना शायद से, हाँ। तो ये बस क्वेश्चन मैंने क्या किया है, 330 में ऐड किया है। 315 तो भाई साहब अगर तुम प्रोनाउंसमेंट ओपन करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इतना इतना खतरनाक वाला है जो 315 का सीन है। बट अपन को पूरा चेक नहीं करना होता है, आईसीआई बोलता है कि अपन 315 330 में से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, उसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो होपफुली आईसीआई उसमें से ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करेगा प्रोनाउंसमेंट में से। तो अपन क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे आईसीआई ने यूज़ किया है ना क्वेश्चन पेपर में पहले किधर, तो वो सारे पॉइंट्स अपन कवर करेंगे। तो अपन 315 में से बस बेसिक मतलब फ्लो वाला पूरा, कि फ्लो में 315 कैसे बैठ जाता है, एंड उसके बाद में जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, वो 2 क्वेश्चन मैंने बस ऐड किए हैं। इससे ज़्यादा आप सीए फाइनल लेवल पे देखोगे तो आपका बहुत टेंशन बढ़ जाएगा। अब 2 ही ऐसे बचते हैं, जो एक है हमारे पास में 320 एंड एक है हमारे पास में 450। तो 320 के बारे में बात करेंगे, तो मैंने बस उतने चीज़ें यहाँ पे उठाई है जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन में कवर हो जाती है। तो क्वेश्चन में कहाँ पे कवर हो जाता है, क्या सीन है, इसको अगर आप देखते हो ना, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 320 अगर आप सर्च करोगे ना, तो देखो ये जो बेंच मार्किंग का सीन है ना, ये मैंने ये जो यूज ऑफ बेंच मार्क है ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूज ऑफ बेंच मार्क, ठीक है। ये जो आंसर 1 है ना, यूज ऑफ बेंच मार्क, तो यूज ऑफ बेंच मार्क ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे तुम्हारा। उसके बाद में देखो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वो तुमको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अगर आप क्वेश्चन बुक में आ जाते हो, क्वेश्चन बुक में आ जाते हो ना, तो तुमको यहाँ पे दिखेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यही है ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, एज पर ऐसे 450 रीअसेस मटेरियलिटी 320। तो ये जो पॉइंट 13 नंबर का तुमको दिख रहा है ना, वो हमने क्वेश्चन में ऐड किया है, क्योंकि आरटीपी में 24 का है, तो उसको बाद में आईसीआई ने क्या किया, अपने बुक में ऐड किया है, ठीक है। तो इसको है, मतलब कवरेज है भाई साहब, कवरेज का टेंशन मत ले लो तुम, कवरेज तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा। एंड उसके बाद में ये जो तुम्हारे पास में है, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास में, उसको भी अपन देखेंगे। यहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, रीअसेस वाला, री इवेल्यूट इंटीग्रिटी, री इवेल्यूशन ऑफ मटेरियलिटी वाला जो पॉइंट है ना, तो ये जो मटेरियलिटी का जो भी पोर्शन, जो भी आंसर है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके है 450 के बारे में बात करेंगे। तो 450 के लिए मुझे बस 1 मिनट देना, 1 मिनट, ठीक है। 450 मैंने ओपन किया है। 450 के लिए आपने क्या करना है, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपने देखना है, जो अमेंडमेंट का जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करके दिया है ना, सीधा जाओ फाइल्स में एंड सर्च करो ऐसे 450 अमेंडमेंट करके, ठीक है। ऐसे 450 अमेंडमेंट वाला जो पीडीएफ है ना, ये तुमको रेफर करना है। ये जो है ना, मैंने सितंबर 25 के लिए अमेंड किया है। जो मई 25 के जो एमसीक्यू वगैरह थे ना, उसको मैंने क्या किया, उसमें ऐड किया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सीन था देखो, इसको हमने सबसे पहले प्रोनाउंसमेंट से बनाया था, और बाद में उसको आईसीआई ने अपने सिलेबस में ऐड किया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोनाउंसमेंट से हमने जो बेसिक वाली चीज़ थी ना, रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे क्या है, एंड उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन था, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन में आया था, उसके हिसाब से हमने बस उसको बनाया था। उसके बाद में इसमें बस एडिशन क्या क्या हुआ है देखो, ये जो डेफिनेशन वगैरह है ना, ये भी मैंने ऐड कर दिया, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे तो अपन डिस्कस करते हैं क्लास में, बट हमने उसको यहाँ पे भी ऐड किया। फिर ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ऐड किया है तुम्हारे
पास्ट क्वेश्चन से एंड तुम्हारे प्रोनाउंसमेंट से। फिर आता है तुम्हारा रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे। रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे में तुम्हारे पास में देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट है ना, ये बहुत फालतू के पॉइंट उन्होंने क्रिएट करके रखे, उसको अपन ने बस समझ के चलना है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या आता है तुम्हारा, अक्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, अक्यूमुलेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट अदर देन क्लियरली ट्रिवियल। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है, तुम जितना पढ़ोगे उसमें तुमको समझ में आ जाएगा। फिर क्लियरली ट्रिवियल क्या होता है, और वहाँ पे ये जो मैटर है वो नहीं ट्रिवियल कब नहीं मानने का है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बस अब ऐड करके दे दी है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है तुम्हारा फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, जजमेंटल एंड प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, उसको मैंने यहाँ पे एंड में ऐड किया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, तो डिफरेंस अपन क्या करते हैं उसको एंड में जाके देखते हैं। लेकिन अपना फ्लो क्या है, सबसे पहले अपन अकुमुलेशन करेंगे, उसके बाद में प्लान इसको रिवाइज करना है क्या, तो रिवाइज कब करना है ना, प्लान एंड स्ट्रेटेजी को रिवाइज कब करना है ना, उसके लिए 2 पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट भी मैंने ऐड किए, पहले ये 2 पॉइंट हमारे नोट्स में नहीं ऐड किए थे, उसको भी हमने ऐड किया, क्योंकि ऐसे घुस घुस के पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, जो मॉडल का जो कंटेंट है ना उसको पूरा रखेंगे। फिर कम्युनिकेशन एंड करेक्शन में स्टेटमेंट, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे तुमको सॉरी, ये चीज़ है ना ये तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, उसको रिक्वेस्ट करना है, करेक्ट करना है, करने वाला है क्या नहीं है क्या, वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे करेक्ट करता है, रिफ्यूज टू करेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारी कवर हो जाती है। उसके बाद में बचता है इफेक्ट का, इवेल्यूएट इफेक्ट करना अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, एंड उसके बाद में कम्युनिकेट करना। तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे जो भी तुमको दिखती है, देखो प्रायर टू इवेल्यूटिंग, वो हमारे आंसर का ये पार्ट है। फिर ये जो 2 बक्से दिखते हैं तुमको, ये तुम्हारे 2 पॉइंट है, साइज एंड नेचर एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। फिर जो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट दिखता है ना, वो तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 है, कम्युनिकेशन करना है। इसमें बस हमने प्रायर पीरियड का जो पॉइंट है ना उसको ऐड किया है। ठीक है, फिर WR का जो पॉइंट है ना, एज पर मैनेजमेंट WR वो मैंने ऐड किया है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हमने ऐड किया है, एंड जो डॉक्यूमेंटेशन वाले 3 पॉइंट है ना जिसके ऊपर MCQ आया था उसको भी हमने ऐड किया है। ठीक है, तो ये जो ऐसे 450 है ना, ये जो हमने ऐसे 450 देखा ना, ये तुम्हारा ICI के मॉडल में चैप्टर 3 में रहेगा। ठीक है, चैप्टर 3 में रहेगा। हमने इसको क्या किया है, हमने इसको अपने 3A में ही उसको ऐड किया है। ठीक है, चैप्टर 3A में ही हमने क्या किया है, उसको सारा चीज़ को ऐड किया है। तो ये जो चैप्टर 3A में तुमको 450 दिख रहा है ना, ये 450 जो तुमको दिख रहा है ना, उसकी जगह पे तुमने क्या करना है, नया वाला ऐड करना है। बस उसमें कुछ नहीं, थोड़ा डिफिनेशन वाला पॉइंट ऐड किया है। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, इसमें हमने 2 पैरा ऐड किए हैं बस। एंड जो तुम्हारे जो MCQ थे ना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और जो तुम्हारा जजमेंटल मिसस्टेटमेंट के ऊपर, इसको हमने ऐड किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा तुम्हारा चैप्टर 3A एंड 3B मॉडल के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।